टॉप 4 में तो इस बार मैनचेस्टर यूनाइटेड ही अपनी जगह बनाएगी। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? मैनचेस्टर यूनाइटेड 0 वुल्वरहैम्पटन 1। सबसे पहले अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ ना, तो इस मैच में वुल्व्स ने हमारे अगेंस्ट 19 शॉट मारे हैं विद 6 ऑन टारगेट। लेकिन 19 शॉट, आई मीन वो टीम ने हमारे अगेंस्ट मारे हैं, वुल्वरहैम्पटन ने ओल्ड ट्रैफोर्ड में आके इस मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्टार स्टडीड मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम के 19 शॉट मारे हैं। एक वो टीम जो अपने डिफेंसिव रिकॉर्ड के लिए ज़्यादा जानी जाती है, ना कि अटैक। यहाँ तक कि स्टैट्स क्या बताऊँ तो पिछले 7 या 8 होम, अगर मैं उनकी लीग गेम्स की बात करूँ तो उसमें उन्होंने, ये तो सही है कि उन्होंने सिर्फ 2 ही गोल्स कंसीड करे, लेकिन सिर्फ 2 ही गोल्स मारे हैं। आई मीन ये चीज़ भी, और उसने हमारे अगेंस्ट 19 शॉट लिए। इतना काउंटर अटैक, मतलब ये काउंटर अटैक कैसा काउंटर अटैक था, ये तो डोमिनेंट अटैक था ऐसा लग रहा था। लेकिन अगर आप मैं इसे बार से देखूं कि एक्चुअली में हम हारे क्यों, या फिर क्या हुक्म का इक्का था यहाँ पे वुल्वरहैम्पटन की तरफ, तो इस पूरे मैच में पूरे 90 मिनट्स में हमारे पास जाओ मूटिन्हो और रूबन नेवेस की टेक्निकलिटी का आंसर नहीं था। और ये चीज़ यार एक्चुअली में आयरनी क्या है कि कल ही मैंने एक 5 स्टार मैच देखा है बिटवीन चेल्सी एंड लिवरपूल, जहाँ पर भी मैंने जिस मैच के रिव्यू के एपिसोड में मैंने ये चीज़ बोली थी कि यहाँ पर जो दोनों टीम के बीच में डिफरेंस था वो कांते और कोवाचिच का था इन कंपैरिजन टू हेंडरसन एंड मिलनर। यहाँ पर भी दोनों टीम के बीच में डिफरेंस मिडफील्ड में, बस जस्ट लुक एट द लेवल कि हम किस टीम की मिडफील्ड से मतलब बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन सबसे पहले यार देखो, चाहे हम यहाँ पे रिव्यू एपिसोड की बात करें, प्रीव्यू एपिसोड्स की बात करें, लाइव स्ट्रीम डिस्कशंस की बात करें, मैं हमेशा हम कहीं ना कहीं इसी कंसेशंस पे पहुँचते हैं कि भाई एज अ मैनचेस्टर फैन डेस्परेशन हमको नहीं दिखानी है रांगनिक के टैक्टिक्स में। रांगनिक नीड्स टाइम, लेकिन एक फैक्ट अगर ये भी है कि हमें डेस्परेशन नहीं दिखानी, तो एक फैक्ट ये भी है कि आई थिंक रांगनिक के अंडर उसकी सही में टैक्टिक्स ना मुझे सिर्फ क्रिस्टल पैलेस के पहले हाफ में दिखी थी, उसके बाद लगातार हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होती हुई दिखी है। नॉर्विच की बात करें तो हम हार सकते थे, गरीमत है नहीं हारे। न्यूकासल की बात करें, हम हार जाने चाहिए थे, बच गए, और आज हम फाइनली हार गए। ये मैं न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी बता सकता हूँ, और यहाँ पर ये यूनाइटेड के फैन का पर्सपेक्टिव भी एक तरीके से ये मानता है कि आज हम डिजर्वेडली हारे हैं। लेकिन यार मैं किसी भी एंगल से मैं वुल्वरहैम्पटन से क्रेडिट नहीं छीन रहा, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि वो डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन सही बात बताऊँ ना तो एक्चुअली में हमें हराने का जो ब्रह्मास्त्र था ना, वो हमने खुद ही उनके हाथ में जाके दिया था कि ये लो और हमें हरा दो। वो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आई थिंक हमको ये जानना चाहिए कि एक्चुअली में वुल्व्स 19 अटैक, मतलब वुल्व्स इतना अटैक हमें कर कैसे पाई, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ काउंटर अटैक पे डिपेंड थे। अब देखो इसके लिए हमें थोड़ी सी वुल्व्स की टैक्टिक्स को समझना पड़ेगा। अब देखो ये जो ब्रूनो लागे की टीम है ना, ये एक्चुअली में हाई प्रेस नहीं करती, और आज के मैच में भी इन्होंने बिल्कुल सेम ही टैक्टिक्स अप्लाई। इन्होंने हमको हाई प्रेस नहीं किया, बल्कि यहाँ पर ये सिट बैक करते थे, हम पे पूरा पोजीशन दे देते थे। लेकिन इतने काउंटर अटैक हमने इसलिए दिए, उसके पीछे कुछ रीज़न है। पहली चीज़ तो ये कि अगर हम यहाँ पर मतलब फुल बैक्स भी आके अटैक में जा रहे हैं, यहाँ पर कवानी है, रोनाल्डो है, ग्रीनवुड, सांचो सब अटैक में, और वहाँ पे जाके आप एक फिसड्डी सा पास दे देते हो। और आज मैं कहूँगा बेसिक भी नहीं कर पाए हम ठीक से, हम पासिंग भी ठीक से नहीं कर पाए, और वहाँ पे जाके आप पोजीशन लूज़ करते हो ना, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे काउंटर अटैक के तो हो गई। और ये चीज़ बताता है कि कितनी बार हमने एक स्लॉपी पास से पोजीशन लूज किया है अटैक करने की, क्योंकि आपको पता है रांगनिक बहुत ज़्यादा अटैक पे एम्फसाइज करता है, और ऐसे में जब यूनाइटेड मैन को कमिट करती है आगे, तो वहाँ पर अगर मतलब एक बहुत लूज बॉल से आप पोजीशन लूज करोगे तो ये होगा ही। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं जो मैं कहूँगा ये था कि वुल्वरहैम्पटन अगर प्रेस हाई नहीं करती थी, लेकिन जब वो अटैक करती थी तो वो बहुत ज़्यादा नंबर बिल्डअप में देती थी। और ऐसे में आपको पता है कि यार ग्रीनवुड, कवानी, रोनाल्डो एक्चुअली में इतना ड्रॉप बैक नहीं करते थे, और ये कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस ही है। और ये चीज़ एक्चुअली में ना हमने रांगनिक के देखा है कि अटैक और डिफेंस का जो मिडफील्ड होता है ना, वो कहीं ना कहीं दोनों को लिंक नहीं करता, बहुत ज़्यादा दोनों डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा अनलिंक दिखते हैं। अटैक अपना बहुत डिटैच लग रहा है, और डिफेंस अटैक से डिटैच लगता है, और दोनों को जोड़ने वाला जो मिडफील्ड लिंक है वो गायब है। और इसलिए मैंने आपको अभी कहा था कि अगर ऊपर से देखें ना, तो मिडफील्ड में हम आज का बैटल हार गए। लेकिन अब बात करते हैं कि एक्चुअली में रांगनिक के टैक्टिक्स में, अब देखें आज के मैच में मेरे को लगता है कि रांगनिक ने बहुत सारी चीज़ें गलत की। हाँ, उसने चीज़ें ठीक करने की कोशिश की, बट इट वॉज टू लेट टू इवन इम्प्रूव। अब यहाँ पे 2 स्टोरी हैं रांगनिक की टैक्टिक्स में, इट वॉज बिफोर ब्रूनो फर्नांडिस और आफ्टर ब्रूनो फर्नांडिस। लेकिन सही बात बताऊँ ना, सबसे पहले हाफ की बात कर लेते हैं, मतलब पहले 70 मिनट की मैं बात करूँगा। अब देखो यार, सबसे पहले ना एक जो फॉर्मेशन थी वो थी 4-2-2 फॉर्मेशन, लेकिन एक्चुअली में हम इन गेम 4-2-3-1 फॉर्मेशन में भी शिफ्ट कर रहे थे, और उससे हमको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ।
सबसे पहले तो वो फॉर्मेशन देखो इसलिए शिफ्ट की जिससे कवानी एक्चुअली में प्रेस कर पाए और रोनाल्डो वाज अप टॉप। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेज ये हुआ कि ना तो हम पूरा अच्छे से प्रेस कर पा रहे थे, वही अधूरा प्रेस हम कर रहे थे, इनकम्प्लीट प्रेस हम कर रहे थे, और उसको वुल्वरहैम्पटन बहुत अच्छे से बाईपास कर पाई, और इसलिए कहीं ना कहीं हमारा प्रेस बिल्कुल इनकम्प्लीट था और इनइफेक्टिव भी था। दूसरी चीज़ ये थी कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि मिडफील्ड में हमारे पास भी टेक्निकलिटीज़ नहीं है। स्कॉट मैकटोमिने अगर उसके मैं विदाउट द पोजीशन की बात करूँ तो ठीक है, उसके डिफेंसिव पोजीशनिंग अच्छी है, लेकिन विद द बॉल वो इतना कुछ क्रिएट नहीं कर सकता। नेमानिया मैथिच भी आज कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि ही वाज एक्चुअली वेरी वेरी एवरेज, और यहाँ पर एक तो मिडफील्ड गायब, प्लस यहाँ पे कवानी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, और मेसन ग्रीनवुड और जेडन सांचो बहुत ज़्यादा आउटवाइड थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा कोई लिंक नहीं बन रहा था, वो रिदम बन ही नहीं पाई विद रोनाल्डो अप टॉप, उसके साथ कोई लिंक अप नहीं बन पा रहा था। और कवानी को नंबर 10 वाली पोजीशन में स्लॉट करना ना थोड़ा भारी पड़ा, ना वो घर का रहा, ना वो घाट का रहा, ना वो अच्छे से अटैक में एज अ स्ट्राइकर वो एक्ट कर पा रहा था, और ना ही वो किसी और पोजीशन पे एक्ट कर पा रहा था। अच्छा, एक और पोजीशन जो कि हमने यहाँ पे चेंज करी थी रांगनिक ने, वो थी 3-1-6 फॉर्मेशन। अब ये थोड़ी सी फेमिलियर लगेगी आपको सुनने में, क्योंकि न्यूकासल वाले मैच में भी हमने लास्ट के कुछ मोमेंट्स में 3-1-6 फॉर्मेशन में शिफ्ट किया था। उस टाइम हमको गोल की ज़रूरत थी, लेकिन आज के टाइम में आई थिंक इसका डिफरेंट परसेप्शन था, वो था डिफेंड करना। अब आप कहोगे यार ऐसे कैसे 3-1-6 फॉर्मेशन से डिफेंड। अब देखो यार एक्चुअली में फॉर्मेशन तो बिल्कुल सब सेम, बस ये था कि नेमानिया मैथिच को बिटवीन द डिफेंडर्स ड्रॉप करना था। वो इसलिए क्योंकि इस मैच में कुछ अनयूजुअल था, और यूजुअल ये था कि हैरी मैग्वायर बाहर था और यहाँ पे फिल जोन्स को जगह दी थी, वो प्लेयर जो कि बहुत ज़्यादा ट्रोल होता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेयर जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 साल में हार्डली 2 या 3 मैचेस खेला होगा, इतने बड़े मैच में, इतने इंपॉर्टेंट मैच में बैक लाइन, तो डेफिनेटली रांगनिक ने सोचा होगा इसको कवर अप करना है, और इसलिए उसने नेमानिया मैथिच को थर्ड सेंटर बैक बनाया। अब ये उस पर्सपेक्टिव से ठीक है, लेकिन आज के मैच में सिचुएशन अच्छी हुई नहीं। वो इसलिए क्योंकि जब नेमानिया मैथिच थर्ड सेंटर बैक एक्ट करता था तो वैसे तो सेंटर बैक से डिफेंस लाइन को कवर अप मिल जाता था, लेकिन स्कॉट मैकटोमिने सिर्फ और सिर्फ सिंगल मिडफील्ड बन के रह जाता था। और आपकी तो इस लाइक गरीबी में आटा गीला, आप वैसी मिडफील्ड की बैटल्स हार गए, तो वहाँ पर वुल्व्स ने बिल्कुल मतलब मैं कहूँगा कि नलीफाई कर दिया हमारा बिल्कुल मिडफील्ड। और वही चीज़ बार बार मैं कह रहा हूँ कि डिफेंस से अटैक का कभी लिंक बन ही नहीं पाया। अटैक अपना डिटैच होकर घूम रहा है और डिफेंस अपना अटैच होकर घूम रहा है। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं कि एक्चुअली में राल्फ रांगनिक ने चीज़ों को सुधारा कैसे। अब देखो यार चीज़ें सेकंड हाफ में बहुत अच्छी हुई। मैं तो कहूँगा कि ब्रूनो फर्नांडिस के आने से पहले भी हम काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे मिडफील्ड वाली चीज़ ना हमने सुधार ली। वो ऐसे कि हमने यहाँ पर फॉर्मेशन चेंज कर ली फ्रॉम 4-2-2 टू एक्चुअली 3-4-3 फॉर्मेशन, जहाँ पे हमारे 3 सेंटर बैक थे, लूक शॉ, फिल जोन्स और वरान। विथ मिडफील्ड हमारा जो पिवट था वो था यहाँ पर नेमानिया मैथिच का और स्कॉट मैकटोमिने का, विद जेडन सांचो इज द लेफ्ट विंग बैक, एंड यहाँ पर एरन वन-बिसाका इज द राइट विंग बैक, विद 3 जो हमारे फॉरवर्ड थे वो थे ग्रीनवुड, रोनाल्डो एंड कवानी। अब देखा ऐसे इसका एक छोटा सा कौन सा था कि ठीक है हमने जेडन सांचो को लेफ्ट विंग बैक पे खिला दिया, मतलब ओले वाली याद आ गई कि ये तो भाई ओले गुनर शोरशार वाली चीज़ थे, लेकिन इसके प्रोज बहुत कुछ थे। अब हम प्रेस अच्छे से कर पा रहे थे, अब फिल जोन्स को और राफेल वरान को भी कवर मिल चुका था, और हम मिडफील्ड की बैटल्स भी अच्छे से जीत पा रहे थे, क्योंकि अब हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवरलोड कर पा रहे थे। यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि सेकंड हाफ में जितना वुल्व्स अच्छे से डोमिनेट कर पा रही थी, यहाँ नहीं कर पा रही थी। क्योंकि देखो दो चीज़ें हो गई कि हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो बिल्डअप में ओवरलोड कर पा रहे थे ना, जो कमिट कर रहे थे मैंस को, अब वो इतने अच्छे से नहीं कर पा रही, क्योंकि हमारे मैन भी नंबर्स में हैं वहाँ पर, जो कि पहले हाफ में नहीं थे। ब्रूनो फर्नांडिस की सब्स्टिट्यूशन होता है, ग्रीनवुड जाता है। ओल्ड ट्रैफोर्ड बहुत गंदा बू देता है यहाँ पर, क्योंकि रांगनिक ने ग्रीनवुड को बाहर कर दिया। और मैं सही बताऊँ, ग्रीनवुड एक्चुअली मैच बहुत ज़्यादा अच्छा खेला था, तो ये चीज़ बताता है कि यहाँ पे ओल्ड ट्रैफोर्ड का क्राउड कितना ज़्यादा अनप्लेजेंट था इस सब्स्टिट्यूशन से। ग्रीनवुड को बाहर जाना चाहिए था या नहीं, ये डिबेटेबल है, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस का आना ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि आज के यूनाइटेड के मैच में सबसे अच्छी चीज़ थी। भाई उस बंदे ने आते ही गेम अपने कंट्रोल में ले लिया। और ब्रूनो फर्नांडिस ना यार एक ऐसा बंदा है जो कि 30 यार्ड भागेगा, बॉल लेगा और फिर वहाँ से क्रिएट करने की कोशिश करेगा। यस, उसको इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कभी कभार एक क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा करता है, भागता रहता है, लेकिन वो बंदा आज मतलब उसका पता चल रहा था कि वो जो करना चाहता है ना, वो अगर यूनाइटेड में कोई ना करे तो क्या हालत होगा, और यही वो उसने करा था। वो आया, उसने चीज़ों को निपटाया, और यहाँ पे हम एक्चुअली में बहुत कुछ क्रिएट करने लगे। मतलब सबसे पहले तो उसने एक क्रॉस बार पे हिट किया था, उसके बाद रोनाल्डो ने एक ऑफ साइड गोल मारा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि अब फाइनली यूनाइटेड यहाँ पे चीज़ों को कर सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, इट वॉज एक्चुअली टू लेट टू इम्प्रूव, क्योंकि जो 70 मिनट हमने गिफ्ट करे हैं ना वुल्व्स को, उसमें उनका मोमेंटम, उनका कॉन्फिडेंस जितना बड़ा है उतना ही हमारा मोमेंटम जो बढ़ता हुआ दिख रहा था, लेकिन कॉन्फिडेंस हमारा ऑलरेडी टूट चुका था। और यहाँ पे
एडामा ट्राओरे ने जस्ट जो होता है, इट वाज नो सरप्राइज कि एडामा ट्राओरे की पेस और एडामा ट्राओरे का इन जो ऑन विंग गेम होता है उसने कहीं ना कहीं वुल्व्स को वो गोल दिलवा दिया। कूडोस टू जाओ मोटिन्यो जिसका गोल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बट ठीक है यार, वुल्व्स को यही चाहिए था कि एट द एंड ऑफ द डे अगर 0-0 से ड्रॉ रहा है तो वो उसमें भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, और 1-0 से तो खैर वो ले ही गए थे, तो सोने पे सुहागा है, 4 चांद लग गए उनकी परफॉर्मेंस को। बट एट द एंड ऑफ द डे हमने एक्चुअली में अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अच्छा एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे कि एक सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पे, जेडन सांचो को बाहर किया जा सकता है और मार्कस राशफोर्ड को लाया जाता है। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ ठीक है, बताता है कि फिर से आप अटैक कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ ये भी बताता है कि राल्फ रांगनिक इन टाइम्स ऑफ नीड, जब उसको ज़रूरत होती है गोल्स की, तो वो स्ट्राइकर यानी कि फिनिशर्स पे ज़्यादा बिलीव करता है, ना कि क्रिएटर्स पे। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा कि उसको 3 स्ट्राइकर्स चाहिए पिच पे रादर देन 2 स्ट्राइकर्स और 2 क्रिएटर्स जो कि होते सांचो और ब्रूनो, बट नहीं, उसको 3 स्ट्राइकर्स चाहिए थे और सिर्फ एक क्रिएटर चाहिए था, वो था ब्रूनो फर्नांडिस। और ये मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन अब बात करते हैं कंक्लूजन की। टॉप 4 फिनिश देखो पहले ही बहुत दिया थी, मैं मैच से पहले की बात कर रहा हूँ कि टॉप 4 ऑलरेडी हमारे लिए बहुत हार्ड है, और अब कहीं ना कहीं चीज़ें बद से बदतर हो चुकी हैं, क्योंकि आर्सेनल और स्पर्स इतनी अच्छी फॉर्म में चल रही हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। और मैं बताऊं क्यों ये चीज़, मतलब वो फॉर्म में डिप नहीं करेंगे, क्योंकि आर्टेटा और एंटोनियो कॉन्टे का जो इंप्रेशन पड़ रहा है दोनों टीम्स पे, वो रांगनिक का हमारे पे नहीं पड़ रहा। और आने वाले टाइम में ये दिखेगा भी या नहीं दिखेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, बट उनकी तरफ से उनकी फॉर्म का डिप होना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम चांसेस लग रहे हैं। और आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे लिए बैकफायर इसलिए भी कर सकती है क्योंकि ये टाइम ऐसा था, ओले गुनार सोल्शायर के सैक से लेकर अब तक के सैक का मैं कहूँगा कि ये कुछ टाइम ऐसा था। पहले तो ओले गुनार सोल्शायर के अंदर हमने वैटफोर्ड वाला गेम स्लिप कर दिया, यहाँ पर हमने न्यूकासल वाला गेम स्लिप कर दिया, यहाँ पर तो यही वाला गेम स्लिप कर दिया। ये कुछ ऐसा टाइम था जहाँ पे ना ही सिर्फ हमें अपनी कंसिस्टेंसी बनानी थी, बल्कि मेरे को लगता है कि रांगनिक के पास से परफेक्ट टाइम था अपनी टैक्टिक्स को ढालने का, और हम दोनों में कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक फेल हुए। आने वाले टाइम में चैंपियंस लीग भी, आने वाले टाइम में बहुत क्रूशल मोमेंट्स भी हैं, और आने वाले टाइम में हम पॉइंट्स और ड्रॉप ना करें तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अच्छा 2 चीज़ यहाँ पे मेरे को लगती है कि यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे मैंने भाई काइंड ऑफ एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रखने की कोशिश की है रांगनिक की टैक्टिक्स का। देखो ऐसा भी नहीं है कि रांगनिक के पास टैक्टिक्स नहीं है और रांगनिक की टैक्टिक्स काम नहीं करेंगी, ऐसा भी नहीं है। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास इंडिविजुअल क्वालिटी भी नहीं, ये भी नहीं है। तो आप कहोगे भाई दोनों चीज़ क्या है? देखो यार ऐसा है कि हमारे पास ना ही एक कलेक्टिव एफर्ट है और ना ही हमारे पास कॉन्फिडेंस है। सबसे पहले हमारी टीम से जो भी इस सीज़न में हमारे साथ हुआ ना, हमारा कलेक्टिव एफर्ट भी हट गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं कलेक्टिव एफर्ट हटने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस भी गिर चुका है, और ऐसे में यहाँ पर इसको बहुत जल्दी रिवाइव करना पड़ेगा। इसी के साथ अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो डू मेक श्योर कि आप इस एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।